हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और हम आज सीखने वाले ये वीडियो में मोटर नेम प्लेट को रीड कैसे करते हैं और मोटर नेम प्लेट की रीड करने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि कोई भी मोटर को रिप्लेस करना है तो वो मोटर नेम प्लेट को रीड करना पड़ेगा, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स मैच करने पड़ेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे रीड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो हम आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे जब मोटर के जो पैरामीटर्स है मेन, वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोटर के मेन पैरामीटर्स में भी हम देखने जाए तो मोटर की मेक क्या है, मोटर का किलोवाट क्या है, उसका एचपी क्या है, आरपीएम क्या है, कितने फेज, सिंगल फेज की है या 3 फेज की, वो चीज़ देखनी चाहिए। उसका एफएलसी क्या है। ठीक है, तो ये 6 चीज़ है, वो सब मोटर में कॉमन रहेगी। ठीक है, उसके बाद मोटर का फ्रेम साइज कैसे माउंटिंग है, उसके हिसाब से हमें उसका फ्रेम साइज भी देखना चाहिए, उसका माउंटिंग भी देखना चाहिए कि फुट माउंटिंग है या फ्लैंज माउंटिंग है। ठीक है, तो ये जो मोटर का फ्रेम साइज मैंने यहाँ पे लिखा है उसको हम डिटेल में समझते हैं इधर। तो मोटर का फ्रेम साइज क्या रहता है, कैसे रहता है, उसको डिकोड कैसे करते हैं। ठीक है, मोटर का फ्रेम साइज जो लिखा रहता है, हम जनरली देखने जाए तो उसमें 100L लिखा रहता है, 90L लिखा रहता है या 90M लिखा रहता है। तो ये दोनों चीज दर्शाती क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये 100 जो है वो mm में रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी 90 mm में। ये जो एम एल लिखा है, इसको एम को मीडियम बोलते हैं, एल को लार्ज बोलते हैं और एस को स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मापते हैं मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। ये मैंने मोटर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वहाँ पे मैंने उसका साफ्ट ड्रॉ कर दिया और यहाँ मैं उसकी फ्रेम भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो 100L लिखा हुआ रहता है वो मोटर की जो फ्रेम रहती है, फ्रेम से लेके शाफ्ट के सेंटर, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये 100 mm है। या दूसरा कुछ भी लिखा रहेगा वो ये चीज दर्शाता है कि मोटर की फ्रेम साइज ये है। और ये जो एल एम वो लिखा है वो शाफ्ट की लंबाई कितनी है वो दर्शाता है। उसके हिसाब से मोटर की जो पौड़ाई रहती है वो ओवरऑल डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये एल एम वो भी अगर गलत होगा तो मोटर का जो फ्रेम है वो मैच नहीं होगा। आप मोटर जहाँ पे लगाने जाओगे तो वो मोटर का जो फ्रेम का होल रहता है वो मैच नहीं होगा और आपको जो बेस फ्रेम है वो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी मैच नहीं होगा तो सामने जो कपल्ड इक्विपमेंट कपल करना है जिसको, वो भी मैच नहीं होगा। तो फ्रेम साइज बहुत जरूरी चीज है मोटर में। जब भी कोई मोटर हम लगाने जाते हैं तो वो फ्रेम साइज मैच होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेम साइज हमने समझ लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आईपी लिखा है, तो आईपी क्या है दोस्त। आईपी ये है, आईपी को हम इंग्रेस प्रोटेक्शन बोलते हैं। इंग्रेस प्रोटेक्शन आईपी हर एक चीज में रहता है, मोटर में भी रहता है, कोई दूसरे इक्विपमेंट रहता है उसमें भी रहता है। आईपी क्या है, आईपी ये है कि इंग्रेस प्रोटेक्शन मतलब वो वातावरण, पानी और सॉलिड से कितना प्रोटेक्ट करेगा, वो चीज ये आईपी में लिखे रहते हैं। आईपी आप देखोगे कहीं पे भी तो ये IP65, IP55, ठीक है, ये ऐसा सब कुछ लिखा रहता है। ये 68 भी कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख मिलेगा। तो ये चीज क्या दर्शाती है, ये कैसे इसको डिकोड करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो आईपी है वो तो इंग्रेस प्रोटेक्शन ही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 6 क्या डिकोड करता है और ये 5 क्या डिकोड करता है, तो उसके अलग अलग है। ये जो पहला अंक रहता है आईपी में वो सॉलिड को डिफाइन करता है कि सॉलिड से हम कितना प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी सॉलिड चीज है तो उससे ये मोटर और कोई भी इक्विपमेंट है तो उसको कितना प्रोटेक्ट करेंगे, वो चीज यहाँ पे दर्शाता है। और ये जो 5 लिखा रहता है वो वाटर से प्रोटेक्शन है कि वाटर से कितना प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये IP65, उसको हम डिकोड करते हैं। तो ये जो 6 है उसका पूरा चार्ट है, वो चार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, ये जो 6 है तो 6 का ये सॉलिड से कितना प्रोटेक्ट करता है तो वो हम देखेंगे। ये 6, उसमें सॉलिड में डस्ट भी आती है, तो सॉलिड में जो डस्ट है उसको 2 से लेके 8 घंटे तक प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब उसके ऊपर अगर डस्ट आती है, हैवी डस्ट कोई भी उसके ऊपर गिरती है तो वो डस्ट इक्विपमेंट के अंदर नहीं जाएगी। वो उसको 2 से लेके 8 घंटे तक अगर डस्ट का फ्लो उसके ऊपर आता रहा तो वो 2 से लेके 8 घंटे तक अंदर नहीं जाने देगा। वो ये डिकोड करता है। हैवी डस्ट का बोल रहा हूँ, नॉर्मल डस्ट आ रही है तो वो तो कंटिन्यूस प्रोटेक्ट करता ही रहेगा।
ठीक है। और ये फाई क्या डिकोड करता है, ये फाई को ये वाटर जेट नॉर्मल जो रहता है वाटर जेट उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्ट करेगा। नॉर्मल वाटर जेट मतलब कहीं पे अगर लीकेज हुआ और वो लीकेज सीधा मोटर के ऊपर जाके गिरता है तो वो उससे वो मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। तो मोटर के 6 है और वाटर जेट के अगेंस्ट में 5 है, तो उसको पूरा हम पढ़ने जाए तो इंग्लिश प्रोटेक्शन ये डस्ट प्रूफ है मोटर, और वाटर जेट मतलब वाटर प्रूफ भी है। मतलब पूरा वाटर प्रूफ नहीं गिन सकते। यहाँ पे मैंने 68 लिखा है, तो 68 का क्या मतलब है, 6 का तो मैंने यहाँ पे बता दिया। बट ये जो 8 वाला है जो हमारा सबमर्सिबल पंप रहता है, जो सबमर्सिबल पंप सबके घरों में रहेगा, ये अंदर जो हम ये क्या बोलते हैं बोरिंग करते हैं, बोरिंग में जो पंप डालते हैं उसको हम सबमर्सिबल पंप बोलते हैं। सबमर्सिबल पंप रहता है उसमें ये 68 वाला प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि 68 वाले प्रोटेक्शन में वो पूरा ही नीचे पानी के अंदर रहता है, उसको अंडर वाटर से अंडर वाटर प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये 8 नंबर को अंडर वाटर के जो इक्विपमेंट रहते हैं पानी के अंदर ही सतत रहते हैं उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखा हुआ देख रहे हैं उसका एम्बिएंट टेम्परेचर। मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर क्या रहता है, मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वही उसका एम्बिएंट टेम्परेचर हम गिनते हैं। कि ये कहीं कहीं पे हम देखे जाए तो रण प्रदेश में या सऊदी या गल्फ कंट्री में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे उसका एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा गिना जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में अलग रहता है एम्बिएंट टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से मोटर की डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, उसके हिसाब से हमारा इंसुलेशन क्लास जो है उसके ऊपर एम्बिएंट टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है। मोटर डिज़ाइन करते हैं तो वो एक गिनते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख रहा हूँ कि ड्यूटी क्या है। मोटर की ड्यूटी S1 से लेके S8 तक की रहती है। ठीक है, ये ड्यूटी क्या दर्शाती है, ड्यूटी ये दर्शाती है कि मोटर जो चलेगी वो कितने टाइम चलेगी, कैसे चलेगी, कब चलेगी, उसका ब्रेकिंग मतलब उसको स्टॉप करने के लिए क्या है, बराबर। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि S1 ड्यूटी की जो मोटर रहती है वो कंटिन्यूस रनिंग रहती है। ठीक है, भी हम S2 का देखने जाए ऐसा S8 तक है तो ये इंटरमीडिएट रनिंग रहती है। इंटरमीडिएट रनिंग मतलब थोड़ी टाइम चलती है थोड़ी टाइम बंद रहती है। ठीक है, ऐसा करके S8 तक पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये S3 की है तो हम उसको पीरियोडिक ड्यूटी बोलते हैं। पीरियोडिक ड्यूटी के हिसाब से वो चलती है, तो उसका हमने फिक्स कर दिया है कि ये टाइम पे ही ये चलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ अलग अलग S1 से लेके S8 तक। तो आपका अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं इसके ऊपर भी पूरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये आगे बनाऊंगा। ठीक है, अभी हम आगे देखने जाए तो उसका इंसुलेशन क्लास है। इंसुलेशन क्लास क्या डिफाइन करता है, मैंने यहाँ पे इंसुलेशन क्लास भी लिखा है, टेम्परेचर क्लास भी लिखा है, दोनों चीज लिखी हुई है, बट दोनों अलग अलग है। सभी लोग उस दोनों को मिक्स कर देते हैं कि क्या क्या है। तो मैं ये चीज के ऊपर अभी ज्यादा आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इंसुलेशन क्लास है वो मोटर का इंसुलेशन का क्लास दर्शाता है। इंसुलेशन क्लास आप देख रहे होगे उसमें लिखा रहेगा A, E, B, F, H, ऐसे 5 टाइप के क्लास आते हैं। वो पांचों टाइप का जो टेम्परेचर रहता है वो पांचों का अलग अलग रहता है। ठीक है, वो हम टेम्परेचर देखने जाए तो उसका एक का 105, ये इसका 120, इसका 130 रहता है, इसका 155 और ये 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है इंसुलेशन क्लास, वो मोटर का जो इंसुलेशन है उसको हम डिजाइन कर रहे हैं। तो वो मोटर कितने टेम्परेचर पे ये इंसुलेशन हम डिजाइन कर रहे हैं उसका उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर जो मैंने आगे बताया था कि एम्बिएंट टेम्परेचर कहाँ पे यूज होगा। मोटर का जो इंसुलेशन ये डिजाइन करेंगे तो उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर की गिनती की जाएगी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये इंसुलेशन क्लास स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में बना हुआ है, कोई भी हम पकड़ ले तो उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। आप गूगल में भी सर्च मारोगे तो उसका स्ट्रक्चर दिखाया मिलेगा आपको, चार्ट जैसा दिखाया मिलेगा। तो ये जो 105 लिखा है उसमें 5 डिग्री टेम्परेचर का मार्जिन पकड़ा हुआ है, 60 डिग्री एक्चुअल पकड़ा हुआ है और 40 डिग्री उसका एम्बिएंट टेम्परेचर पकड़ा हुआ है। ठीक है, कॉमन अभी हमारे यहाँ इंडिया में 40 डिग्री कॉमन एम्बिएंट टेम्परेचर पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो हम चार्ट में आपको दिखाए तो ये चार्ट बनाता हूँ,
इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये 5 डिग्री है, 60 डिग्री है, और यहाँ पे 40। ये आपका एम्बिएंट हो गया, ये आपका परमिसिव लिमिट हो गया, ये आपका डिजाइन जो क्लास टेम्परेचर है वो हो गया। ठीक है, ये तीनों का टोटल करोगे 105 डिग्री आएगा। उसके हिसाब से ये सबका अलग अलग है, सब में मार्जिन भी अलग अलग है दोस्त, सब में मार्जिन भी अलग अलग हम देखने जाए तो ये दोनों का 5-5 डिग्री का है, इसका 10 का है, इसका भी 10 का है, और इसका 15 डिग्री का मार्जिन लिया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से सबका मार्जिन भी अलग अलग लिया हुआ है। ठीक है, अभी हम देखने जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर क्लास भी लिखा है। ये इंसुलेशन क्लास और टेम्परेचर क्लास दोनों अलग अलग है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये जो टेम्परेचर क्लास है वो फ्लेम प्रूफ जोन की जो मोटर रहती है उसमें यूज रहता है उसका ज़्यादा। वहां पे वो डिजाइन करने के टाइम वो गिनती करते हैं कि कैसे वो कौन सी टेम्परेचर क्लास की मोटर लेनी है। ठीक है, फिर दोनों का कंपैरिजन का जो एक वीडियो आपको कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या फर्क है, क्या चीज़ है। यहाँ पे भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, बट डिटेल में हम अगर दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये सॉरी हम यहाँ टेम्परेचर क्लास पे जाते हैं। तो टेम्परेचर क्लास कितने टाइप के रहते हैं? T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, 6 टाइप का टेम्परेचर क्लास रहता है। ये 6 टाइप का सबका अलग अलग टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये T1 क्लास का टेम्परेचर 450 डिग्री, ये T2 का टेम्परेचर 300 डिग्री, इसका 200 डिग्री, ठीक है, इसका 85 डिग्री, इसका 100 डिग्री, और इसका अपना 130 समथिंग ये है 135 डिग्री। ठीक है, इसका 135 डिग्री बराबर। तो ये जो टेम्परेचर क्लास है, आप मान रहे होगे कि T1 का मोटर सबसे बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है दोस्त। इसमें T6 का मोटर जो है वो फ्लेम प्रूफ कोरिया में के लिए सबसे बढ़िया गिना जाता है। टेम्परेचर क्लास ये दर्शाता है कि मोटर का जो सरफेस टेम्परेचर है, मतलब मोटर के ऊपर आप हाथ रखोगे उसमें फॉल्ट होगा तो वो कितना तक मोटर का टेम्परेचर पे इफेक्ट आएगा, ये मोटर का सरफेस के ऊपर कितना टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। तो भाई T6 का जो मोटर रहता है, T6 टेम्परेचर क्लास का, उसके मोटर का सरफेस टेम्परेचर 85 डिग्री आएगा। T5 का है तो 100 डिग्री आएगा। तो ज़्यादा जहाँ पे फ्लेम प्रूफ एरिया है वहाँ पे ज़्यादा फ्लेम प्रूफ वेपर है, वहाँ पे ये T6 की मोटर जो है वो सबसे अच्छी गिनी जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना बिगड़ते हुए गैस ग्रुप की तरफ। ये गैस ग्रुप क्या दर्शाता है? गैस ग्रुप अपना आप देख रहे होगे, कोई भी मोटर में फ्लेम प्रूफ मोटर अगर आपने देखी रहेगी तो उसमें आपने देखा रहेगा ये गैस ग्रुप क्या है। उसमें लिखा रहता है 2A, मतलब ऐसा करके लिखा रहता है ये 2A 2B। ये क्या है? ये उसका गैस ग्रुप है। गैस के हिसाब से A B C और D ये चारों में डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से जो फ्लेम प्रूफ मोटर जो डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन करने के टाइम में वो उसका जो फ्लेम प्रूफ जॉइंट्स रहता है उसके बीच में कितनी गैप होनी चाहिए वो गैस ग्रुप के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। कि मैंने भाई बोला है कि मेरे को 2A 2B क्लास की चाहिए, तो उसमें बीच में कितनी गैप रहेगी? इसमें 25 mm रहती है गैप, 25 mm। ठीक है, इस पे 45 to 75 mm। ये गैस भी इसमें रहता है अलग अलग, एसिटिलीन, इथिलीन, शायद प्रोपेलिन ऐसा रहता है। मैं इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो गैस ग्रुप है उसकी डिजाइन करने के टाइम पे ये डिफाइन करता है कि फ्लेम प्रूफ जॉइंट जो रहते हैं वो कितने mm के होने चाहिए। कि हमारा गैस यहाँ एरिया का ये है तो वो गैस अंदर जाए, और अंदर जो मोटर चालू रहती है जब अपनी, वो मोटर में अंदर फ्रिक्शन रहता है तो वहाँ पे वो गैस अपना काम ना करे और मोटर को ब्लास्ट होने से बचाए, वहाँ पे फॉल्ट। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। गैस ग्रुप के बाद मोटर का वेट क्या रहता है वो तो लिखा रहेगा, वो जनरल है कि मोटर इतने वजन की है तो वो सामने
अलग अलग मोटर रहेगी, मैक अलग रहेगी, तो वो अलग अलग वजन रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, 2-5-10 किलो का, ठीक है। मोटर की एफिशिएंसी क्या है, कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या रहती है, एफिशिएंसी ये डिफाइन करती है कि आप जितना इनपुट देते हो, बराबर, आउटपुट क्या निकलता है, ये दोनों के बीच का जो रेशियो है, यहाँ पे 100 दिया, यहाँ पे 100 निकला, तो मोटर की एफिशिएंसी 100%। यहाँ पे 100 दिया, मैंने 100% इनपुट दिया, यहाँ पे मेरे को 85% मिला, तो ये 85% हो एफिशिएंसी। बट ये 15% गया कहाँ पे, तो मोटर का जो लॉसेस रहता है वो सब में गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी में हम ज़्यादा नहीं अंदर जाएंगे, ये एफिशिएंसी में इतना ही मैं आपको बेसिक बताने जाऊँगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, उसका कनेक्शन क्या है, स्टार है, डेल्टा है, वो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि मोटर का स्टार कनेक्शन और डेल्टा, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन मोटर, डेल्टा कनेक्शन मोटर और स्टार डेल्टा कनेक्शन, 3 कनेक्शन रहते हैं मोटर में जनरली। मैं आपको आगे वीडियो में जैसे बताया था कि स्टार कनेक्शन कैसे रहता है, डेल्टा कनेक्शन कैसे मोटर का किया जाता है और स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीस और ग्रीस क्वांटिटी, उसमें कौन सा ग्रीस यूज होने वाला है, उसका क्वांटिटी कितना डालने वाले हैं, वो सब है। तो ग्रीस हम जनरली यूज करते हैं उसमें यूनिरेक्स N3, ये ग्रीस जनरली यूज होता है, ठीक। मोटर का आईसी स्टैंडर्ड कौन सा आईसी स्टैंडर्ड यूज करके मोटर को बनाई हुई है वो लिखा रहता है, और मोटर एफएलपी है नॉन एफएलपी वो चीज लिखा रहता है। वो कैसे डिकोड किया रहता है कि उसमें यहाँ पे मोटर का जो ऊपर नेम प्लेट रहेगा उसके राइट साइड में EXD लिखा रहेगा। वो EXD का भी पूरा चार्ट है, वो भी समझने के लिए आपको अगर कमेंट करोगे तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, ठीक है। तो फिर अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो